हमारे मेहमान खसूसी अशोक कौल साहब तशरीफ ला चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अशोक कौल साहब, प्रदीप साहब, लोक गुप्ता साहब, चिश्ती साहब। मकान कच्चे पक्के हो जाए ये कोई कर सकता है, मगर लोग उनका दूसरे पार्टियों का प्रोपेगेंडा सुनते हैं। मत सुने उनका प्रोपेगेंडा, हकीकत देखें। हकीकत क्या है, जमीनी सतह पर क्या हो रहा है। जो पार्टियां प्रोपेगेंडा करती है, कोई पार्टी मुझे दिखाए जमीनी सतह पर आज तक मेरी 60 साल की उम्र में मैंने कुछ नहीं देखा। काम करने के वालों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा होता है ना, जो फील्ड में काम करता है, जो घर में सोया रहता है उसके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा नहीं होता है। नाई मोची कितनी कास्टों के लोग जो है ओबीसी समाज से जुड़ते हैं। पूरे देश के अंदर 27% ओबीसी समाज को रिजर्वेशन थी और इस जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 2% रिजर्वेशन थी, वो भी ओबीसी के नाम से नहीं थी, ओएससी के नाम से, अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेस के नाम पे 2% रिजर्वेशन थी। आपको मैं कहना चाहूंगा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि घर बने, मकान बने, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब अशोक कौल साहब, भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पूरी देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। इनके साथ विभूत गुप्ता साहब, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और हमारी बहन यहाँ की पंचायत के सरपंच हैं, तीसरी बार ये सरपंच बनी है। बाकी सारे अगर मैं लोगों का नाम लूं, पार्टी ने जब इस खनेतर विलेज में पिछले डीडीसी इलेक्शन में कोशिश की तो यहाँ से हमें 800-900 वोट पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पुल पे मोहर लगी थी। उसके बाद जहांगीर साहब रिटायर हुए और कौन साहब ने ही कहा था कि इनको भारतीय जनता पार्टी में मैंने सुना है कि अच्छे वर्कर हैं, इनको ज्वाइन कराओ। और जब पुंछ में एक रैली हुई तो खनेतर से ये 150 से ज्यादा गाड़ी लेके तो भारतीय जनता पार्टी के जलसे में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने नहीं बनाई थी, डिलिमिटेशन ने अपने सोर्सेज से बनाई, तो उसमें सर ये उल्ट हो गया था कि ये जो खनेतर है ये पुंछ से लेके यहाँ एंड खनेतर, ये 4 पंचायतें हैं, खनेतर पंचायत हल्का है, इसको सुरकोट के साथ लगाया। आगे जाएंगे जब कलाई ब्रिज से लेके मदाना तक वो एरिया पुंछ के साथ लगाया, उल्ट लगाया था। तो हमने रिक्वेस्ट की, एमपी साहब के थ्रू ऑब्जेक्शन लगवाया कि ये जैसे पहले कंस्टिट्यूंसी थी वैसे की वैसे लगाई जाए। मंडी का बहुत सारा एरिया सुरकोट के साथ लगाया। मंडी के लोग जो है वो 25 साल से तड़प रहे थे मंडी का एरिया वापस करना है, उसके बजाय उन्होंने अड़ाई और गुदार ब्रह्मों भी उधर लगा दिया था। तो कौन साहब उस वक्त मसूर के इलेक्शन, पंजाब या यूपी के इलेक्शन में, फिर भी इन्होंने एमपी साहब को मेरी रिक्वेस्ट पे उनको लिख के दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे पहले थी वैसे ही करवाओ। और हमें ये पूरी उम्मीद थी कि खनेतर भी उसमें वापस आ गया है, मगर जब दूसरी बार ड्राफ्ट सामने आया उसमें बाकी एरिया तो सारा ठीक हो गया था, खनेतर ठीक हुआ था। तब से भी एमपी साहब ने भी कोशिश की है और पार्टी में कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि कौन साहब इस चीज को पूरी गौर करके आपका खनेतर का एरिया वापस लगवाएंगे, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। मगर खनेतर के ये जो 4 पंचायतें हैं, इन लोगों का भी मैं ये, इनको भी ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसी पार्टी का साथ दो जो आपका काम करती है। मेन चीज है, एक है ये हमारे जहांगीर साहब ने
यहाँ के 6 पोलिंग स्टेशन है, उस पे जाके 63,000 लोगों को हवेली ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पेंशन लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम था। 6-6 हजार रुपया का साइन उनके अकाउंट में देते हैं, वहां नहीं देखते हैं ये हिंदू है या मुसलमान है। वहां कोई मौलवी सब ये जहां ये कबीर साहब सरपंच जो 3 बार यहाँ जब खनेतर का एक ही सरपंच होता तब भी ये सरपंच बने थे, तो हमने अपने मौलवियों से इन्होंने तबलीग करके लोगों को मोटिवेट करके ये जो प्रोपेगेंडा बाकी पार्टियां करती थी, तो ये लोग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इनको ये बड़ी तकलीफ है, इस पर गौर की जाए और ये वापस किया जाए। ये कोशिश इंशाल्लाह ये जरूर करेंगे। खुदा विवेक गुप्ता साहब, शक्ति साहब, प्रदीप साहब, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब। सर एक हमारे महंगाई दे रही है। अभी हमारी पंचायत में 50-50 हजार रुपए डल चुके हैं और पेंशन का मसला, जबकि और कई गरीबों के लिए जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पर इतने लोगों को पसंद आई हैं। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने गरीब की तरफ ध्यान दिया और गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं, बाथरूम बन रहे हैं और पेंशनें लग रही हैं, लगातार लोगों को पेंशनें मिल रही है। तो इससे पहले मेरी 60 साल एज है, मैंने तो कभी जमीनी सतह पर कांग्रेस की हुकूमत में कुछ देखा नहीं, ना मैंने बाथरूम देखा, ना मैंने ट्रैवल हो जाता था, मगर जमीनी सतह पे कुछ नहीं था। मगर बीजेपी का जो जमीनी सतह पे नजर आ रहा है, लोगों के दिल में ये है। और पहले कोरे कागज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिश्ती साहब मेरे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान विभोर गुप्ता जी, आप रजौरी के रहने वाले हैं, आप पिछली बार एमएलसी भी रहे, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे। हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान जहांगीर जी हमारे साथ यहाँ बैठी, जो मुझे कहा गया कि 3 बार आप सरपंच रही है, ऐसे हमारी सरपंच साहिबा। यहाँ सामने बैठे हुए बड़े ही मोजिज लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस इलाके की क्रीम है, जो इस इलाके का एक बहुत बड़ा मोजिज तबका है, वो यहाँ मेरे सामने बैठा है। यहाँ बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, यहाँ बैठी हुई मेरी बहनें, चिश्ती साहब ने पुंछ से निकलते समय यहाँ आने के लिए कहा। मैं तो समझता था कि कोई 10-20 कार्यकर्ताओं की, वर्कर्स की कोई मीटिंग होगी, लेकिन जब दूर से गाड़ी गुजरी तो देखा कि बड़ी कुर्सियां लगी है, बड़े लोग बैठे हैं। मैंने कहा तो जलसा हो गया। जलसा भी करेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात भी सुनाएंगे, लेकिन जैसे बताया गया कि हमको जाना है जम्मू, इसलिए जाने की जल्दी भी होगी कि ठीक समय पर जम्मू पहुंच जाए। जब हमारे 2 यूटीज बने, एक लद्दाख यूटी और एक जम्मू कश्मीर यूटी, हमारी 87 सीटें थी। 87 सीटों में से 4 सीटें लद्दाख की चली गई, बाकी बच गई 83। उस समय जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें ये बात आई कि 90 सीटें बनेंगी और 90 सीटों के लिए रिऑर्गेनाइजेशन करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बने। अब डिलिमिटेशन कमीशन बनने का जो नियम कानून है वो तो है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उस डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन होता है।
तो थोड़े दिनों के बाद सरकार ने रंजना देसाई, श्रीमती रंजना देसाई करके सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उसको इस कमीशन का चेयरमैन बनाया। और उसके दो परमानेंट सदस्य होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक यहाँ जो पंचायती राज के लिए इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमीशन है, जिसके हमारे प्रमुख है के शर्मा जी। तो के शर्मा जी और इलेक्शन कमीशन और रंजना देसाई की ये 3 सदस्यों की कमेटी बनी। इस कमेटी ने डिलिमिटेशन करनी थी और 90 सीटें बनानी थी। इनके साथ एसोसिएटेड मेंबर्स जितने भी यहाँ के एमपी है, लोकसभा के 5 है, 3 एनसी के है कश्मीर में, 2 बीजेपी के है जम्मू में, ये 5 भी उसके एसोसिएटेड मेंबर थे। एसोसिएटेड मेंबर उसने पहले एक रिपोर्ट दे दिया जो एसोसिएटेड मेंबर के साथ उन्होंने साझा किया। उसमें हमको लगा कि कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक करनी चाहिए। हमारी 3 की 3 सीटें पुंछ की रिजर्व हो गई, कम से कम एक खुली रहे। तो हमने हमारे एमपी के माध्यम से उनको कहा कि आप इस बात को उनके सामने रखें। उन्होंने रखी, और भी कुछ बातें थी, ऐसा उन्होंने कुछ मान लिया। मानने के बाद फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट फिर दे दी, वो डाल दी पब्लिक डोमेन में, लोगों के सामने उसको रखा और लोगों को बताया कि आप अपने सुझाव, अपने सजेशंस, आपका कोई इतराज है तो इतराज, ये आप डिलिमिटेशन कमीशन के सामने 21 मार्च तक रखो। और 21 मार्च तक अनेक लोगों ने अपने सजेशंस, अपने डिमांड्स, अपने बातें उनके सामने रखी। अब उन्होंने 4 और 5 तारीख को फैसला किया है कि 4 को वो जम्मू में रहेंगे, 5 को वो श्रीनगर में रहेंगे। और जिन लोगों ने वो ऑब्जेक्शंस दिए हैं, ऐसे सारे लोगों को वो बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद वो फाइनल करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उसने बनाई। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत लेना देना नहीं था। हाँ, ये बात थी कि हमारे 2 एसोसिएटेड मेंबर्स थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी। हमने कुछ बातें उनके साथ शेयर की और उन्होंने उनके साथ शेयर की। कुछ बातें हमारी उसमें आ गई, जैसे मैंने कहा कि पुंछ की 3 सीटें रिजर्व थी, उसमें से 1 सीट रिजर्व हो गई और रजौरी की 1 सीट रिजर्व हो गई। हमारी विभूत जी को भी बड़ा उससे कष्ट पहुंचा। ये तो विभूत जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, अब विभूत जी वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो रिजर्व हो गई है। लेकिन वो रिजर्व हो गए, रिजर्व में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चार 5 तारीख को वो
श्रीनगर में, 4 को श्रीनगर जम्मू में, 5 को श्रीनगर में, वो लोगों की बात सुनेंगे। मैं भी चिश्ती साहब को पूछ रहा था कि क्या हमारे यहाँ के भी कुछ बादशाह लोगों ने कुछ वहां भेजा है क्या, कि ये खनेतर जो पटवार हल्का है इसको हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ना चाहिए। इन्होंने कहा शायद नहीं भेजा। कोई बात नहीं, हम अपने एसोसिएटेड मेंबर श्रीमान जुगल किशोर जी को बताएंगे, तो वहां बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पटवार हल्का खनेतर वाला, ये पटवार हल्का फिर से पुंछ में आ जाए। मैं चिश्ती साहब से कह रहा था, आप मेरे से नाराज ना हो जाएं, मैंने चिश्ती साहब से कहा कि ऐसा ना हो कि ये पटवार हल्का जब वहां डालेंगे वो फिर से रिजर्व हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो फिर तो आप सोचिए क्या करना। इनने कहा नहीं, मैं सारा डाटा लेकर आऊंगा आपके पास, बताऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने इसको डिरिजर्व किया। डिरिजर्व करने का मतलब है कि अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जहां गुज्जर एसटी पॉपुलेशन होगी वही बनती है। मैं और चिश्ती साहब और जुगल जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसमें कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 उसमें आ जाए। इनका कहना है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक 5400 यहाँ पॉपुलेशन एसटी की, 8700 में से 5400 एसटी की। ये 5400 एसटी पॉपुलेशन जब है और उससे 32% हो जाएगी, और रजौरी की गुज्जर एसटी पॉपुलेशन 33.4%, फिर भी हम बच जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा यकीन देता हूं कि हम अपने एमपी साहब के साथ इस पर बात करेंगे यहाँ से जाते ही कल, और खनेतर पटवार हल्का ये स्वर्ण कोट से निकालकर फिर से हवेली पुंछ में आ जाए, ये आपको भी बता देता हूं। ऐसा आपके सामने में एक विश्वास देकर यहां से जाता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी का मापदंड क्या होता है, किससे माना जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी है? तो पार्टी में मेंबरशिप होती है, मेंबर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज के डेट में 17 करोड़ मेंबर हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ मेंबरों की पार्टी। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, उसके 7 करोड़ सदस्य थे। लेकिन वहां सरकारी कर्मचारी भी सदस्य बनता है, यहाँ सरकारी कर्मचारी सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी हमारी मेंबरशिप है 17 करोड़, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी है, आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी। और उससे भी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो है कि उसका लीडर, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया में, अभी आज ही रूस का भी विदेश मंत्री हिंदुस्तान आ रहा है। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, तो भारत उसका मध्यस्थता करे, ऐसी रूस की भी इच्छा है। और वास्तव में भी पिछली बार 17 सितंबर 2021 को 1 महीने के लिए उसने अपने जो सामान उसको मिलता है, कभी जाता है कोई तोहफा देता है, उन सारे तोहफों का उन्होंने नीलामी कर दी, सारे तोहफों की नीलामी कर दी। और नीलामी से जो पैसा आया वो पैसा कहाँ लगाया? लोगों की सेवा। अपने पास कुछ नहीं रखते। आपको हैरानी होगी कि एक तोहफा उसको दिया, एक पिछले दिनों एक ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। उस लड़के ने जाकर वो तीर जो था, वो जो जेवलिन था, वो जेवलिन उन्होंने मोदी जी को भेंट कर दिया था, मोदी जी को दे दिया था तोहफे में।
मोदी जी ने उसका भी नीलामी कर दी और आपको आश्चर्य होगा उस नीलामी का कीमत उस जेवलियन का था 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया उसका नीलामी का दाम था और वो 1,01,000 में बिका। और वो सारा का सारा पैसा कहां आ गया? वो सारा का सारा पैसा आ गया लोगों की सेवा में। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, पहले हमने एहतराम किया था अजान का, तो वो हमने ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, जैसे अभी हमारे जहांगीर साहब बता रहे थे, लाइन में आप कोई अमीर ई श्रम कार्ड नहीं निकाल सकता। जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरता है, वो ई श्रम कार्ड नहीं निकाल सकता है। और आपको ये जानकारी खुशी होगी कि हमारे स्टेट में, हमारे यूटी में 31 लाख लोगों ने ई श्रम कार्ड बनाया है। 31 लाख लोगों ने। हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान को दिल्ली में जाकर उसको बेस्ट अवार्ड मिला। उसको सारे देश में, सब स्टेटों में सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया तो वो जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। 31 लाख लोगों को ई श्रम कार्ड दिया। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी। जब ये कोरोना आया, कोविड आया, कोई हिंदुस्तान में नहीं आया, सारी दुनिया में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको किस प्रकार से संभाल लिया। उस समय ये बड़े बड़े नेता कहते थे कि हिंदुस्तान वैक्सीन नहीं बना सकता, क्योंकि उस समय बात आई कि भाई इससे अगर बचना है तो टीका आना चाहिए। अब टीका आएगा तो इससे हम बचेंगे। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई हिंदुस्तान टीका नहीं बना सकता, हिंदुस्तान में इतनी ताकत ही नहीं है टीका बनाने की। क्योंकि हमने देखा था 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आया था। आज भी आप देखेंगे, आज भी हम अभी पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को। अभी पिछले दिनों टीबी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक टास्क फोर्स बनाया और पीएम केयर्स फंड में आपने भी कुछ पैसा भेजा होगा।